बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 कंटिन्यू है। यूनिट 7 का पिछली वीडियो लेक्चर में हमने मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 5 लेक्चर 5 सब्सटेंस एब्यूज कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका जो लेक्चर 1 था स्टूडेंट्स, मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1, उसके डिफरेंट सब ऑब्जेक्टिव्स थे। जो मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 लेक्चर 1 था वो एंजाइटी रिस्पॉन्सेज पे था, और उसके डिफरेंट सब ऑब्जेक्टिव जिसमें डिसफंक्शनल एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, PTSD, फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। उस टाइम इसमें एक सब ऑब्जेक्टिव हमसे रह चुका था, मैंने वो उस टाइम नोट डाउन नहीं किया था। अभी जब मैंने देखा तो वो एक ऑब्जेक्टिव रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कन्वर्जन डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो असल में सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की एक टाइप है, तो इसीलिए पहले आप लोगों ने उसको समझने के लिए सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़ने होंगे, और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सोमेटाइजेशन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। तो इसीलिए ये स्लाइड्स सोमेटाइजेशन के नेम से बने हैं। ये जो सब ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो इसके लिए जो स्लाइड्स बने हैं जिसमें सोमेटाइजेशन की कंसेप्ट है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की कंसेप्ट है, कन्वर्जन डिसऑर्डर खुद भी इसमें है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सही तरीके से समझनी है, क्योंकि बहुत सारे MCQs इन टॉपिक्स से बन सकती हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए मैं पहले इनको कवर करूँगी। इनको कवर करने के बाद ये पूरा यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी एक सिंगल सब ऑब्जेक्टिव भी इसमें नहीं रहती है, ये हम सही तरीके से पूरा कवर कर चुके हैं। तो जब ये इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। फिर ये जो यूनिट 7 है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसीलिए मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि जो जितने भी डिसऑर्डर्स है, जो जितने भी मेजर टॉपिक्स है वो इसी के अंदर है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो पेपर्स बनते हैं तो उनमें ज़्यादातर फोकस जो होता है वो मेन टॉपिक्स पे होता है, जो कि किसी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स होते हैं, मेजर 1 होते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आप लोगों ने यूनिट 7 को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इसी तरीके से सही तरीके से इसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके अगर आप जाके पेपर के लिए बैठेंगे तो आप लोगों के लिए चाहे जैसे भी सिनेरियोज बन जाते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो आप सही तरीके से इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था लेक्चर 2, वो अल्टर्ड मूड स्टेट पे था। उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, वो हम कवर कर चुके हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 था लेक्चर 3, वो डिलिब्रेट सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर पे था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 4 इसका अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शंस पे था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर शिजोफ्रीनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर उसके मेन टॉपिक्स थे। और जो लास्ट 5 नंबर ऑब्जेक्टिव इसका लेक्चर 5 था, वो सब्सटेंस एब्यूज़ पे था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम कवर कर चुके हैं। और इन सब का लिंक मैंने इन सब लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से इनको आप लोग लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं, सोमेटाइजेशन की तरफ आते हैं कि सोमेटाइजेशन क्या है, इसको क्लियर करते हैं ताकि ये यूनिट सही तरीके से पूरा जो है वो क्लियर हो जाए। सोमेटाइजेशन जो है स्टूडेंट्स, सोमेटाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें आप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस और आपके जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इनको जब आप शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फिज़िकल सिम्टम्स के थ्रू, तो उसको सोमेटाइजेशन कहा जाता है। यानी आपको कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती हैं, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनको आप एज ए साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, एज ए इमोशनल डिस्टर्बेंस आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, उन वजूहात की वजह से, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप उसको एज ए साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, एज ए इमोशनल डिस्ट्रेस, एज ए साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आप एज ए फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पर उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती हैं सोमेटाइजेशन। और वो जो फिज़िकल कंप्लेंट्स होते हैं जिनका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं होती, क्योंकि फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम या तो इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस होती है या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है, जिसको सही तरीके से बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और वो उसको एज ए
फ़िज़िकल सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस करता है। तो उन फ़िज़िकल कंप्लेंट्स में जीआई इशू हो सकते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बॉडीली कंप्लेंट्स हो सकते हैं, बॉडीली पेन वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है सोमेटाइजेशन के बारे में। फर्स्ट वन ये कि इसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं। जिन लोगों को सोमेटाइजेशन होता है तो वो फ़िज़िकल सिम्टम्स शो करते हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स एक्सप्रेस करते हैं। वो फ़िज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ। उनका कोई फिजियोलॉजिकल, कोई उनका ऑर्गेनिक काज नहीं होता, कोई फिजियोलॉजी से रिलेटेड, कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। वो एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से वो कंप्लेन आते हैं तो उनका साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल कोई डिस्ट्रेस वाला काज होता है। दूसरा इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि मेडिकल एक्सप्लेनेशन उन फिज़िकल सिम्टम्स की नहीं होती। जो फिज़िकल सिम्टम्स ये लोग शो कर रहे होते हैं तो उनके लिए जितना भी ये जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले तो उनकी कोई क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। इसका थर्ड की पॉइंट ये है कि वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स से रिलेटेड वो सिम्टम्स होते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मींस के उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, उस साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो फिज़िकल सिम्टम्स जो है वो पैदा होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये उन फिज़िकल सिम्टम्स के लिए उनके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन, कोई फिज़िकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो तलाश करते हैं। फोर्थ नंबर इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि इसके रीज़न में कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा, कोई अंडरलाइनिंग स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा ज़रूर होती हैं। यानी सोमेटाइजेशन ऑफन जो है वो ज़्यादा तौर पे एसोसिएट होती हैं किसी ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुई हो, कोई स्ट्रेस हुई हो, कोई अनरिजॉल्व साइकोलॉजिकल इशू अगर किसी बंदे को है तो उसको वो अगर साइकोलॉजिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अगर इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो एज ए बॉडीली कंप्लेंट्स के तौर पे, फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे वो उसको एक्सप्रेस करता है। ये काफ़ी सारा एक प्रॉब्लम होता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पेशेंट उनके पास आते हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स का बताते हैं, लेकिन वो उनके लिए जितना भी चाहे इन्वेस्टिगेशन करे तो कोई मेडिकल वो रीज़न नहीं पेश कर पाते, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं होती। तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट जो होती हैं वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए किया जाता है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, साइकोथेरेपी वगैरह इसके लिए किए जाते हैं, काउंसलिंग की जाती हैं ताकि उनके जो अनएक्सप्रेस इंटरनल जो थॉट्स वगैरह है वो एक्सप्रेस हो जाए और ये फिज़िकल सिम्टम्स जो है वो थोड़े बहुत कम हो सके। क्योंकि जो इमोशनल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन फिज़िकल सिम्टम्स को, अगर वो इमोशनल फैक्टर्स वो बयान करे तो फिर ये सबसाइड हो सकते हैं। तो इसीलिए साइकोथेरेपी जो है उसका बड़ा रोल होता है इसके अंदर, काउंसलिंग का। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो इंडिविजुअल्स, जिन लोगों को सोमेटाइजेशन एक्सपीरियंस होती हैं तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास चले जाए ताकि उनकी सही तरीके से अप्रोप्रिएटली उनकी इवैल्यूएशन भी हो सके और उनके लिए इंटरवेंशन भी किया जा सके। लेकिन ज़्यादा तौर पे ये लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाते और इनको अगर ये बता भी दिया जाता है कि इसका शायद कोई रिलेशन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ तो ये लोग नहीं मानते। इनका जहन उस चीज़ को नहीं मानता कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इनको हमेशा ये लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई मेरी फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी मुझे है और उसकी तलाश में होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सोमेटाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स अक्सर कहा जाता है कि ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, अनकॉन्शियस एक कंडीशन है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मे बी एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो इसको अनकॉन्शियस कंडीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये कॉन्शियसली ये फ़िज़िकल सिम्टम्स अपने लिए चूज़ नहीं करते। ये इस तरह, मतलब ये कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनकी मेंटलिटी को देखती हूँ तो उनको ये लगता है कि ये जो सोमेटाइजेशन है इसमें वो लोग झूठ बोलते हैं, उनको कोई भी पेन नहीं होती है और वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी कंसेप्ट को आप लोग सही तरीके से समझे। ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग खुद जो जो उनको फिज़िकल कंप्लेंट जो शो करते हैं तो उनको वो सच में वो फिज़िकल कंप्लेन हो रही होती हैं और वो बोलते हैं। हाँ, इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस है जो कि हम पढ़ेंगे कि हाँ वो इस तरह करते हैं कि उनको जब ये
फ़िज़िकल सिम्टम्स जब उनको शो होती हैं तो मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ैजरेट करने की कोशिश करते हैं अटेंशन गेनिंग के लिए, और इसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और पर्सपेक्टिव के मुताबिक अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसके लिए अलग अलग रीज़न पेश करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन असल में जो इसके लिए स्टडीज़ जो शो करती हैं तो वो ये बताती हैं कि इसमें कंप्लेंट्स होते हैं। इसको अनकॉन्शियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग ख़ुद से मैनिफेस्ट नहीं करते, ख़ुद से वो ये फ़िज़िकल कंप्लेंट्स नहीं बोल रहे होते हैं। उनका जो माइंड होता है वो जो अंडरलाइंग इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस जब नहीं कर पाता तो इनवॉलंटरीली वो इनका माइंड ही ऐसा करता है कि जो इसकी इमोशनल डिस्ट्रेस होती हैं तो उसकी साइकोलॉजिकल जो डिस्कम्फर्ट होती हैं तो उसको ट्रांसफ़र करती हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स के तौर पे और फिर उनको एक्सप्रेस करती हैं। तो इसीलिए ये एक अनकॉन्शियस एक प्रोसेस होती हैं जिसमें ये हम कभी नहीं कह सकते कि ये लोग ख़ुद से ये काम करते हैं कॉन्शियसली जानबूझ के इस तरह करते, तो ये जानबूझ के नहीं करते। इनको ख़ुद वो सिम्टम्स फ़ील हो रहे होते हैं, महसूस हो रहे होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हमें ये महसूस हो रहे हैं, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ से बाखबर नहीं होते कि मेरे ये जो फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं इनका कोई साइकोलॉजिकल काज है, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस का इनके साथ रिलेशन है। उनको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता होता। उनको ये लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर कोई ना कोई बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मुझे ये सिम्टम्स जो है वो हो रहे हैं। इसीलिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग जो सोमेटाइजेशन के लिए की जाती है तो उसमें उनका कोशिश यही होता है कि इनके जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस है तो उनको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाए किसी तरीके से, ताकि इनकी जो अंडरलाइंग इमोशनल इश्यूज़ जो है वो जिनकी वजह से ये सोमेटिक सिम्टम्स होती हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से एड्रेस हो सके, किसी ना किसी तरीके से वो एक्सप्रेस हो सके। अगर वो एक्सप्रेस हो जाएंगे तो ये सोमेटिक सिम्टम्स जो है ये भी सबसाइड हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के स्लाइड्स की तरफ आते हैं। देखिए लिखा है, कुड द पेशेंट बी सफरिंग विद ए साइकोसोमेटिक इलनेस। क्या वो पेशेंट जिसको सोमेटाइजेशन हो रही है तो उसको साइकोसोमेटिक इलनेस क्या हो रही है? साइकोसोमेटिक इलनेस मींस के कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि सोमेटिक सिस्टम को सोमेटिक जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करती हैं। तो लिखा है कि फिजिकल कंप्लेंट्स आर इम्पेयरमेंट्स विदाउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। का कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं होता, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई उनको डिजीज़ नहीं होती है। डेट आर ग्रॉसली इन एक्सेस ऑफ व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल फाइंडिंग। और इनके जो फिजिकल कंप्लेंट्स होते हैं, जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं, तो वो इतने ग्रॉसली एक्सेसिव होते हैं कि उनको देख के हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस किस्म के फिजिकल फाइंडिंग है तो मे बी इसको ये मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं। अगर वो जीआई सिम्टम शो करते हैं तो हम कभी कभार इस तरह भी हम उनके जो सिम्टम्स बताने का अंदाज़ होता है तो उसको देख के हमें ये भी लगता है कि मे बी इनको गैस्ट्रिक अल्सर हो। इस तरह हम उन फिजिकल फाइंडिंग से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस जो है वो अपने जहन में हम ले लेते हैं। लिखा है, somatizing patients are unable to use emotional language to describe their distress, express their psychological illness or social distress with somatic symptoms. Somatization is entirely unconscious process. देखिए कि ये जो सोमेटाइजिंग पेशेंट्स होते हैं तो ये इस एबल नहीं होते कि ये अपने इमोशनल लैंग्वेज में अपने जो इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको ये एक्सप्रेस कर सकें। अपने जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं या सोशल डिस्ट्रेस जो इनके ऊपर होता है तो उसको ये सोमेटिक सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो सोमेटाइजेशन होती है इंटायरली अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। मतलब ये कि इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमें जो सिम्टम्स फील हो रही है, जो फिजिकल सिम्टम्स, तो इनका कोई साइकोलॉजी से, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ कोई रिलेशन है। Psychosomatic complaints frequently involve chronic pain, problem with the digestive system, nervous system and reproductive system. जो psychosomatic complaints होते हैं तो वो chronic pain के complaints हो सकते हैं, digestive system से related different problem हो सकती है, nervous system से related और reproductive system से related. Typical onset before age of 30, higher prevalence for women than men. ये बात आपने याद रखनी है कि जो सोमेटाइजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं तो वो बिफोर एज 30 ज़्यादातर इनकी ऑनसेट होती हैं और वुमेन में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मैकेनिज्म ऑफ सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन की जो मैकेनिज्म है तो उसके लिए डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं।
न्यूरोबायोलॉजिकल वालों का अलग कॉन्सेप्ट है, साइकोडायनेमिक वालों का अलग कॉन्सेप्ट है, बिहेवियरल वालों का अलग और सोशियो कल्चरल वालों का अलग कॉन्सेप्ट है। और हम इन सब को तसव्वुर करते हैं कि इन सब में जब एबनॉर्मलिटी आती हैं तो वो जाके लीड करती हैं सोमेटाइजेशन को। सोमेटाइजेशन इन सब की वजह से हो जाती है, इन सब का बड़ा रोल होता है। जो न्यूरोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है तो उसके मुताबिक ये सजेस्ट करती हैं कि जो एबनॉर्मलिटीज़ और डिफिशिएंसीज़ होती हैं न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज़्म के अंदर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उनकी वजह से जो सेंसरी इंटरप्रिटेशन होती हैं और जो इमोशनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट होती, और उनके सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट होने की वजह से, नहीं एक्सप्रेस होने की वजह से जो फिज़िकल सिम्टम्स है वो सामने आ जाते हैं। और जो इमोशनल डिस्ट्रेस होती हैं उसको अगर इमोशनली अगर वो सही तरीके से इंटरप्रेट ना हो, न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज़्म अगर ठीक ना हो, वो सही तरीके से जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है उनको नहीं प्रोसेस कर सकें, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट ना कर सके, तो इस वजह से ये लीड कर जाती हैं कि एज ए फ़िज़िकल सिम्टम्स के तौर पे ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस होती है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है, ये एक्सप्रेस हो जाती हैं। यानी इनका मेन फोकस जो है वो न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे हैं कि जो हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम है ब्रेन के अंदर, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़, कोई डिफिशेंसीज़ होती हैं जिसकी वजह से सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं होती सेंसरी इंफॉर्मेशन की, इमोशनल इंफॉर्मेशन की, तो इस वजह से ये सोमेटाइजेशन हो जाती हैं। और जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो सोमेटाइजेशन होती हैं तो ये एक वे होता है, इसके थ्रू लोग जो होते हैं जिनको सोमेटाइजेशन एक्सपीरियंस होती हैं तो वो लोग अपने उनके जो हिडन उनके जो नर्चरिंग और सपोर्ट के लिए जो नीड्स होती हैं तो उनको वो फुलफ़िल करती हैं। यानी डायनेमिक पर्सपेक्टिव जो है ये प्रपोज करती हैं कि सोमेटाइजेशन जो है वो एक इंसान को अलाउ करता है कि वो इनडायरेक्टली इन सिम्टम्स के थ्रू अपने जो इमोशनल नीड्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, शायद बचपन में उनके साथ कोई ऐसी बर्ताव की गई है, उनको जो है डिप्राइव रखा गया है, तो वो जो अनमेट इमोशनल नीड्स उनके हैं वो इन फिज़िकल सिम्टम्स के थ्रू अपने वो अनमेट फिज़िकल नीड्स, इमोशनल नीड्स जो है उनको पूरा करते हैं। यानी इनका मतलब ये है कि ये जब फिज़िकल सिम्टम्स इनको होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर इसकी वजह से इनको अटेंशन मिलती हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इनका केयर करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, और ये केयर, ये सपोर्ट जो है ये जब इनको मिलती है तो इनकी जो नर्चरिंग की और इनकी जो सपोर्ट की नीड थी जो कि अभी तक हिडन थी, वो पूरी नहीं हुई थी, तो वो पूरी हो जाती हैं। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच ये कहती हैं। और जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हैं उसका ये कहना है कि ये जो सोमेटाइजेशन है ये एक फ़िज़िकल सिम्टम्स की एक्सप्रेशन होती हैं, और ये एक्सप्रेशन एक लर्नड बिहेवियर है जो इंसान के इर्द गिर्द, पेशेंट के इर्द गिर्द उसकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो सीखता है, और सीख के फिर वो उस तरीके से एक्ट करने लगता है। यानी इनका कहना ये है कि ये लर्नड बिहेवियर है, ये जो सोमेटाइजेशन है ये एक लर्नड बिहेवियर है। मतलब कि जो सोमेटिक सिम्टम्स इनको होती हैं जैसा कि पेन होता है या दूसरे फिज़िकल कंप्लेंट्स होते हैं, तो ये सिर्फ़ इनके ख़ुद के नहीं होते, ये सिर्फ़ मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होते, सिर्फ साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होते, बल्कि ये ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि इनके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से इन्होंने अपने आप में ये एक्वायर किए हैं और अब ये उनको जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी इसमें ये कहा जाता है कि जो पेशेंट के एनवायरनमेंट है तो वो एनवायरनमेंट उन बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करती हैं। मतलब ये कि उसके एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं उनसे वो सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जब फ़िज़िकल सिम्टम्स जो है उनको एक्सप्रेस करता है तो उसको अटेंशन मिलती है, सपोर्ट मिलती है फैमिली मेम्बर्स से, और अब जब उसको सपोर्ट मिलती है, उसको अटेंशन मिलती है, उसको केयर प्रोवाइड की जाती है, तो ये इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा मज़ीद जो है वो अपने इन सिम्टम्स को कंटिन्यू रखता है, मज़ीद इनको ज़्यादा करने की कोशिश करता है। उसको एक रीइंफोर्समेंट होती है कि मैं इनकी वजह से अगर मुझे अटेंशन मिलती है, एम्पैथी मिलती है, केयर गिविंग मिलती है, तो मैं मज़ीद इसी तरह रहूँगा और इसी तरह रहूँगा, तो मुझे इसी तरह केयर गिविंग, इसी तरह मुझे सपोर्ट, अटेंशन मिलती रहेगी। तो ये कहना है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वालों का। और जो सोशियो कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है तो उनका कहना ये है कि जो सोसाइटी होती है तो उसके कुछ ख़ास नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ ख़ास
उसूल होते हैं इमोशन को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड, या फिर जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होती हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड के स्टिग्मास होते हैं। तो उन स्टिग्मास की वजह से एक इंसान जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंस होती हैं तो उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और जब उनको वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो एक अल्टरनेटिव अपने लिए ढूंढ लेता है और एज ए फिज़िकल सिम्टम्स इनको एक्सप्रेस कर देता है। यानी इसके मुताबिक, इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक, जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इसके मुताबिक ये है कि लोग जो होते हैं वो ओपनली डिस्कस करने के बजाय, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्नॉलेज करने के बजाय, ओपनली डिस्कस करने के बजाय डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वो डरते हैं उसको एक्सप्रेस करने से। तो डरने की वजह से वो मैनिफेस्ट करने के बजाय ऐसा करते हैं कि एज ए फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे उनको शो करते हैं। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के बहुत सारे कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करने या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब बताते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है, तो इस वजह से ये एज ए फिज़िकल प्रॉब्लम्स इनको शो करते हैं। तो यही पर्सपेक्टिव जो है वो सोशियो कल्चरल वालों ने बताया हुआ है। देखिए न्यूरोबायोलॉजी के अंदर लिखा है कि सोमेटाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव और डिफिशिएंट न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी एंड इमोशनल इंफॉर्मेशन, कि कोई डिफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में, कि सही तरीके से सेंसरी और इमोशनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से एज ए फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे उनकी जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस होती है वो शो होती है। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर लिखा है somatized physiological sensation occurs as expression of underlying emotional conflict. Somatization enable patient to meet latent needs for nurturing and support. यानी जो सोमेटाइज फिजियोलॉजिकल सेंसेशन होती हैं ये इसलिए अकर होती हैं कि उनका जो अंडरलाइनिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और इनका कहना ये है कि सोमेटाइजेशन की वजह से, सोमेटाइजेशन अलाउ करती हैं उन पेशेंट को कि जिसके थ्रू वो उनकी जो नर्चरिंग सपोर्ट, उनकी जो सपोर्ट थी, उनकी जो नर्चरिंग नीड थी, तो वो जो पूरी नहीं हुई थी, वो उनको अभी तक नहीं मिली थी, लेटेंट थी, हिडन थी, तो वो अभी इसके थ्रू पूरा कर लेते हैं। उनको अटेंशन मिल जाती है, उनको सिंपैथी मिल जाती है, उनको केयर मिल जाती है। बिहेवियर पर्सपेक्टिव वालों का भी यही कहना था कि जब इन्वायरमेंट में आप जो है लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपने कहा कि देखिए लिखा है सोमेटाइजेशन इज़ व्यूड एज बिहेवियर दैट इज़ ब्रॉट अबाउट एंड रीइंफोर्स्ड बाय अदर्स इन द पेशेंट इन्वायरमेंट, कि मतलब आपने एक बिहेवियर शो किया और उस बिहेवियर से रिलेटेड आपको रीइंफोर्समेंट मिल गई, कि आपने बिहेवियर शो किया कि मुझे पेन हो रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, आपने डिफरेंट सिम्टम्स शो किए, आपका ख्याल रखा जा रहा है, आपको जो है वो आराम मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, तो इसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है बंदा कि जितने ज़्यादा वक्त तक मैं अपनी फिजिकल सिम्टम्स को मेंटेन रखूँगा, इसी तरह रहूँगा, तो फिर मुझे इसी तरह केयर मिलती रहेगी, और फिर इसको वो कंटिन्यू रखते हैं। देखिए इलनेस मेंटेनेंस सिस्टम के वो अपने इलनेस को मेंटेन रखते हैं क्योंकि इनको रीइंफोर्समेंट मिलती है एनवायरनमेंट से। सोशियो कल्चरल वाले कहते हैं सोशल नॉर्म्स कंसर्निंग इमोशंस, यानी सोशल नॉर्म्स की वजह से इमोशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो सोशल नॉर्म्स होते हैं तो उनकी वजह से लोग जो हैं वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपनली। व्हेन ए कल्चर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ इमोशनल कंटेंट वन मीन्स अवेलेबल टू एक्सप्रेस इमोशन इन थ्रू फिजिकल सिम्टम्स, अगर कल्चर अलाउ नहीं करती कि डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाए इमोशनल कंटेंट को, तो एक इंसान फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे उसके पास एक तरीका अवेलेबल है कि इसके थ्रू वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है। सोमेटाइजेशन सर्व टू नोटिफाई अदर्स ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन एन एक्सेप्टेबल और नॉन स्टिग्मेटाइज्ड मैनर, यानी सोमेटाइजेशन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उनको सर्व करती हैं कि वो लोगों को नोटिफाई करते हैं, शो करते हैं अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस एक्सेप्टेबल और नॉन स्टिग्मेटाइज्ड मैनर में, क्योंकि जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं और नॉन स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं। इसीलिए स्टिग्मा से बचने के लिए अपने जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेसेस है उनको वो छुपाते हैं और एज ए फिजिकल सिम्टम के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर सोमेटाइजेशन, सोमेटाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कंट्रीब्यूट होती है सोमेटाइजेशन। तो फर्स्ट वन है चाइल्ड एब्यूज़। चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब ये होता है कि जो मिस ट्रीटमेंट की जाती है एक बच्चे से,
उसके केयर गिवर कोई कर ले, पेरेंट्स कर ले, जो भी, तो इसको कहते हैं चाइल्डहुड एब्यूज़, यानी जो मिस ट्रीटमेंट होती हैं। अब मिस ट्रीटमेंट के अंदर, चाइल्डहुड एब्यूज़ के अंदर फ़िज़िकल एब्यूज़ भी हो सकती हैं कि जिसमें अगर फ़िज़िकली उसको नुकसान पहुंचाया जाए, बच्चे पे तशद्दुद किया जाए, उसको इंजर किया जाए, तो इसको फ़िज़िकल एब्यूज़ कहते हैं। इमोशनल एब्यूज़ भी इसमें आ सकती हैं कि अगर इमोशनली उसके जो जो इमोशंस हैं तो उसको अगर बार बार रेजिस्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, उसको उसकी ह्यूमिलिएशन किया जाए। ह्यूमिलिएशन मीन्स कि उसको जलील किया जाए, बार बार कॉन्स्टेंटली उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इमोशनल अब्यूज़ कहलाती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ भी इसमें आ सकती हैं कि बच्चे की अगर इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो वो भी उसके लिए एक चाइल्डहुड अब्यूज़ के अंदर आती हैं। और नेगलेक्ट जो है वो भी चाइल्डहुड अब्यूज़ के अंदर आती हैं कि एक बच्चे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसके जो बेसिक नीड्स है, सेफ्टी की हो गई, सुपरविज़न की, एजुकेशन की, न्यूट्रिशन की, इमोशनल सपोर्ट की, तो वो अगर उसको प्रोवाइड नहीं है तो इसे कहते हैं नेगलेक्ट। और नेगलेक्ट भी चाइल्डहुड एब्यूज़ के अंदर आती हैं। तो अगर चाइल्डहुड एब्यूज़ हैं तो आगे जाके वो बच्चा जो है वो बड़ा हो के फिर उसको सोमेटाइजेशन हो सकती हैं। इसके अलावा एक्यूट स्ट्रेस हैं, एक्यूट स्ट्रेस के दौरान भी सोमेटाइजेशन हो सकती हैं, लेकिन फिर वो एक्यूट सोमेटाइजेशन होती हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। सोसाइटल रोल्स की वजह से सोमेटाइजेशन हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। लर्न बिहेवियर की वजह से, जो कि हमने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस किया। सेकेंडरी गेन की वजह से भी हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सेकेंडरी गेन की अगर बात आ गई तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो सोमेटाइजेशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोमेटाइजेशन अगर हम देख ले तो इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी गेन, एक होता है सेकेंडरी गेन, और एक होता है टर्शरी गेन। और ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि सोमेटाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं, इनका आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो प्राइमरी गेन में क्या होता है स्ट्रेस के, वो जो इंसान होता है उसको जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होती हैं, साइकोलॉजिकल उसको या इमोशनल जो स्ट्रेस होती हैं, तो वो जब एज ए फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के तौर पर, फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पर जब वो शो करता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फाई हो जाता है, वो उसको रिलीफ मिलती है। उसकी जो साइकोलॉजिकल वो इश्यू थी उसको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाती है अगर वो फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस करता है इनको, तो इसको कहते हैं प्राइमरी गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जिसको सोमेटाइजेशन है, एंजाइटी या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस उसको है, तो प्राइमरी गेन के अंदर जब वो उसको एज ए फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे एक्सप्रेस करेगा तो उसको एक रिलीफ मिलेगी कि चलो मेरा ये जो मुझे डिस्ट्रेस है, तो ये मतलब कि जब वो फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में बताएगा कि उसको पेन हो रही है, इलनेस हो रही है, तो थोड़ी बहुत उसको रिलीफ मिलेगी। ये तो उसको समझ नहीं आती कि मुझे सच में मेरे अंदर कोई डिस्ट्रेस है, कोई इमोशनल मुझे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये तो उसको पता नहीं होता। लेकिन उसको अनकॉन्शियसली अगर वो एक्सप्रेस कर देता है किसी इलनेस को या फिर पेन के बारे में, तो उसको कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन गेनिंग होती है, फिज़िकल सिम्टम्स को शो करके एक इंसान सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है, ये प्राइमरी गेन कहलाती हैं। और सेकेंडरी गेन ऐसी होती हैं कि सेकेंडरी गेन के अंदर एक इंसान जो है वो अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस को एज ए फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे जब एक्सप्रेस करता है तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के वो एक्सप्रेस करता है और वो एक्सटर्नल बेनिफिट लेना चाहता है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो है वो अगर फिज़िकल सिम्टम्स शो करता है और फिज़िकल सिम्टम्स शो करने पे वो अटेंशन भी गेन कर लेता है, सिंपैथी भी गेन कर लेता है, केयर गिविंग भी गेन कर लेता है, और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अवॉइड हो जाते हैं, वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको कुछ हद तक जो है रिलीफ मिल जाती हैं। तो इस किस्म की जो गेन होती है इसको सेकेंडरी गेन कहा जाता है। और टर्शरी जो गेन होती है स्टूडेंट्स, वो इस किस्म की गेन होती है कि उसमें ज़्यादा ब्रॉडर तौर पे एक इंसान जो है वो फ़ायदा लेना चाहता है अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस को। जब वो फिज़िकल सिम्टम्स के तौर पे बयान करता है तो बयान करने के बाद वो ज़्यादा फ़ायदा लेने के जो है वो लेना चाहता है, यानी ज़्यादा तौर पे कि उसको कोई जो है जॉब के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे उसके साथ कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन किया जाए या फिर उसको कोई लीगल एडवांटेज दिया जाए, उसके साथ एकोमोडेशंस किए जाए, जैसा कि
अगर वो फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शो कर रहा है तो उसको कुछ ऐसे उससे काम लिए जाए जिसमें फ़िज़िकल डिमांडिंग जो है वो कम है, या फिर उसको घर से ही अलाउ किया जाए कि वो घर में बैठ के ही काम करे, या फिर फ्लेक्सिबल हावर्स उसको दिए जाए, या फिर उसके नाम कोई इंश्योरेंस किया जाए। इस तरह की जो बेनिफिट के लिए अगर बंदा बढ़ा चढ़ा के अपने फ़िज़िकल सिम्टम्स को बयान करता है तो वो टर्शरी गेन कहलाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मे भी आप लोगों से डिफरेंट सिनेरियोज़ के थ्रू पूछा जा सकता है इन चीज़ों के बारे में। अब कल्चरल फैक्टर्स हैं। कल्चरल फैक्टर्स, ज़ाहिरी सी बात है कि कल्चरल फैक्टर्स की वजह से सोसाइटल रोल्स या कल्चरल फैक्टर्स एक ही चीज़ हैं जो हमने सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस किया, वही चीज़ें कि इनकी वजह से ये कंट्रीब्यूट कर जाते हैं सोमेटाइजेशन को। हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक एंड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अगर किसी इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी ट्रेट हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी ट्रेट कहते हैं एक्सेसिव इमोशनली वो लोग बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन सीकर होते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनकी होती हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं उस जगह पर जहाँ पे उनको अटेंशन नहीं मिलती। वो अपने अपीयरेंस को यूज़ करते हैं, सिडक्शन यूज़ करते हैं किसी की अटेंशन को गेन करने के लिए। सिडक्शन मीन्स कि वो ऐसे बिहेवियर्स अपनाते हैं जिसमें उनको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है किसी की अटेंशन गेन करने के लिए, और वो कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू या कुछ ऐसे बिहेवियर्स शो करे कि जिनके थ्रू वो दूसरों के फोकस को जिनको वो चाहते हैं कि उनका फोकस उनकी तरफ हो तो उनका फोकस अपनी तरफ कर देते हैं। तो ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी होती हैं। जिनकी हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी होती हैं तो मे भी उनको सोमेटाइजेशन हो सकती है। ये भी एक फैक्टर है सोमेटाइजेशन काज करने के लिए। और नर्सिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है ये ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जिसके अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस का सेंस होता है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे वो ख्वाब देखते हैं कि हम अनलिमिटेड जो है सक्सेस हासिल करेंगे, अनलिमिटेड पावर हासिल करेंगे, और इसके अलावा उनमें कोई भी सिंपैथी नहीं होती किसी और के लिए। वो हमेशा ख़ुद की तारीफ़ चाह रहे होते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट, तो इसकी वजह से भी सोमेटाइजेशन हो सकती है। और जिन लोगों को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं तो उनको भी सोमेटाइजेशन हो सकती हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स भी अनस्टेबल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डैमेजिंग की भी वो कोशिश करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह में भी मुलविस हो जाते हैं। उनकी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, और वो हमेशा इस चीज़ से डरते हैं कि मैं अकेला रह जाऊँगा, मुझे कोई नहीं अपनाएंगे। तो फिर वो अपने जो इमोशंस है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि फ़िज़िकल सिम्टम्स के तौर पे अपने इमोशंस वो एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मे बी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है उनमें कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सोमेटाइजेशन के लिए। तो आप लोगों को याद हो कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी हो गया, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो गया, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो गया। इनके ट्रेट्स अगर किसी बंदे में हैं तो उसको मे बी उसके लिए फैक्टर्स हो सकते हैं सोमेटाइजेशन काज करने के लिए। इसके बाद लिखा है प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोमेटाइजेशन की, कितना बर्डन होता है सोमेटाइजेशन हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, जितने भी फिजिशियंस होते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं इसकी वजह से। तो लिखा है प्राइमरी केयर फिजिशियंस इनकाउंटर परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट इन अप टू 40% ऑफ देयर पेशेंट। बहुत सारे प्राइमरी केयर फिजिशियंस जो है उन्होंने इस बात को इनकाउंटर किया है कि 40% उनके पेशेंट्स जो होते हैं उनमें परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट्स होते हैं। परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट्स उन कंप्लेंट्स को कहते हैं कि जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती हैं, उनको इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, कि वो ऐसे सिम्टम्स वो लोग बताते हैं कि जिनका कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता। मतलब कि वो ऐसे बातें बताते हैं कि शिद्दत की कोई पेन वो बताते हैं, या फिर इस तरह कोई सिम्टम बताते हैं कि उसकी वजह से लोग जो है वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट्स। तो ये 40% पेशेंट में ऐसे होते हैं।
इसके अलावा मेनी ऑफ दिस पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी विच आर कॉमन प्रॉब्लम सीन इन प्राइमरी सेटिंग। और जो लोग जिनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जिनको सोमेटाइजेशन होती हैं, तो देखा गया है कि उनको या तो हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी होती है या तो उसको अभी अभी रिसेंटली जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी है। इसका मतलब ये है कि इनका ताल्लुक जो होता है सोमेटाइजेशन का, सोमेटिक सिम्टम्स का, वो ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजिकल किसी फैक्टर के साथ होता है, साइकोलॉजिकल इशू के साथ होता है। Many patients experiencing depression or anxiety visit their physicians with predominantly physical complaint। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन होती है या फिर एंजाइटी होती हैं तो वो फिजिशियंस के पास चले जाते हैं अपने फिजिकल कंप्लेंट्स लेके, जैसा कि वो कहते हैं कि एक्सट्रीम फटीग हो रही है, डिजीनेस हो रही है। डिजीनेस कहते हैं चक्कर आने को, सीवियर काइंड की ये जो है वो बंदे को चक्कर आते हैं। इसमें हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, एक्सट्रीमिटी पेन है। देट्स आर accompanied बाय रिक्वेस्ट फॉर चेकअप्स। और ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे है और मेरा जो है चेकअप किया जाए। और भी बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं, वो कहते हैं कि वॉमिटिंग मुझे हो रही है, नोजिया हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है। ब्लॉटिंग मीन्स के स्टमक जो है, मेरा पेट जो है वो फूल रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि बैक पेन हो रही है, जॉइंट पेन हो रही है, डायरिया हो रहा है, पेन लेग्स के अंदर, आर्म्स के अंदर पेन और शिद्दत की पेन की वो कहते हैं कि इस किस्म की मुझे तकलीफ़ है। इसके अलावा पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन का वो कहते हैं, हेडेक का वो कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का कहते हैं, पल्पिटेशंस का कहते हैं, चेस्ट पेन का कहते हैं, डिजीनेस का, एमनीजिया का कि टेम्पररी लॉस मुझे हो रही है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, स्वालिंग में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, विजन चेंजेस मुझे हो रही हैं, पैरालिसिस हो गई है मेरे मसल की। वो अपना बॉडी पार्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा ये बॉडी पार्ट जो है इसमें पैरालिसिस हो गई है। फॉर एग्जांपल अपना डोमिनेंट हैंड, आर्म वो दिखाते हैं कि इसमें पैरालिसिस हो गई है, ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इम्पोर्टेंस या फिर पेनफुल या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी उनको हो जाती हैं और ये सारे सिम्टम्स लेके वो फिजिशियंस के पास चले जाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सोमेटाइजर्स। अब स्टूडेंट्स सोमेटाइजर्स की प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो सकती हैं, यानी किस तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। तो लिखा है मोस्ट सोमेटाइजर्स आर अनअवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अंडरलाइन दियर सिम्टम्स। जाहिर सी बात है कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, उन लोगों को पता नहीं होता कि मेरे ये जो सिम्टम्स हैं तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हैं या किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हैं। इवन व्हेन इफ दे परसीव एंजियस आर डिप्रेस्ड फीलिंग्स दे रेयरली अंडरस्टैंड आर एक्नॉलेज ए कनेक्शन बिटवीन दिस फीलिंग एंड देयर फिजिकल सिम्टम्स। इवन उनको एंजाइटी भी होती है, साथ में डिप्रेसिव फीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझ पाते कि ये इन एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई कनेक्शन है मेरे फिजिकल सिम्टम्स के साथ। क्लिनिकल क्लूज़ टू सोमेटाइजेशन, यानी क्लिनिकल क्लूज़ जो है वो कौन कौन से क्लू मिल सकते हैं सोमेटाइजेशन के लिए, यानी क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इशारा देती हैं, हमें ये बताती हैं कि इस पेशेंट को सोमेटाइजेशन है। यानी लिखा है हाउ कैन फिजिशियंस डिटेक्ट दिस फेनोमेना एंड बी कंफर्टेबल विद डायग्नोसिस ऑफ सोमेटाइजेशन। किस तरीके से फिजिशियन डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फेनोमेना जो है ये सोमेटाइजेशन का है और वो सोमेटाइजेशन डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है थिक चार्ट सिंड्रोम। उनको थिक चार्ट सिंड्रोम होगा। थिक चार्ट सिंड्रोम मीन्स के उनके पास इतने बड़े बड़े फाइल होंगे, जब आप उनसे कहेंगे कि हिस्ट्री कोई अपना मेडिकल हिस्ट्री दिखाओ तो वो इतने ज़्यादा आपको फाइल्स दिखाएंगे कि वो डिफरेंट जगहों पे गए होंगे, डिफरेंट डॉक्टर्स से वो मिल चुके होंगे, डिफरेंट फिजिशियंस से, डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर उन्होंने जो है वो गए होंगे और चेकअप किए होंगे और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस उनके साथ पड़े होंगे। तो इसको कहा जाता है थिक चार्ट सिंड्रोम। तो आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें थिक चार्ट सिंड्रोम कॉमन होती हैं, तो ये सोमेटाइजेशन है। या फिर आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि थिक चार्ट सिंड्रोम जो है वो किस किस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए एक क्लू है। तो आप लोगों को पता हो कि ये सोमेटाइजेशन को डायग्नोस करने के लिए एक क्लू है कि थिक चार्ट सिंड्रोम अगर बहुत सारे हिस्ट्री, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं पेशेंट के पास फाइल्स, तो आप समझ सकते हैं कि मे बी इसको सोमेटाइजेशन हो सकती हैं। मार्क चेंज इन यूटिलाइजेशन पैटर्न
वेग्यू, कन्फ्यूजिंग और बिजार सिम्टम्स, यानी उसकी जो डिफरेंट यूटिलाइजेशन पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। वो चीज़ों को, उनको अगर कोई बात बता भी जाए तो उसको वो सही जगह पे अप्लाई नहीं करते, उसका वो अलग मतलब ले लेते हैं। और उनको अगर कहा जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो वो उस पर नाराज़ हो जाते हैं, वो उसको नहीं मानते। अब देखिए कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि वेग्यू होते हैं, यानी वाजह नहीं होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, बेजार होते हैं, अजीब होते हैं। रेजिस्टेंट टू साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या एक्सप्लेनेशन, वो देखिए वो नहीं देते हैं, वो कोई साइकोलॉजिकल इंक्वायरी उनसे की जाए तो उसको रेजिस्ट करते हैं, वो उस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये यकीन होता है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, मेरे जो सिम्टम्स हैं वो किसी अंडरलाइनिंग फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हैं, मुझे कोई बड़ी बीमारी है। Specific complaints such as dizziness, fatigue or insomnia, physicians heart sync response। और physicians का क्या होता है, इस पे heart sync response होता है। heart sync कहते हैं दिल शिकन रिस्पॉन्स को। दिल शिकन मीन्स के physicians जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होते हैं, फ्रस्ट्रेशन वो फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं इस किस्म के पेशेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं। कोई रीज़न वो नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई ख़ास किस्म की मेडिकल रीज़न नहीं होती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको कहा जाता है हार्ट सिंक रिस्पॉन्स ऑफ फिजिशियन। आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करते हुए हार्ट सिंक रिस्पॉन्स हो जाती हैं, तो वो जो है सोमेटाइजेशन के लिए है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिसके अंदर एक्यूट सोमेटाइजेशन और क्रोनिक सोमेटाइजेशन है, और फिर क्रोनिक सोमेटाइजेशन के सब टाइप्स है। तो ये हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो कुछ इन स्लाइड में रहती हैं बाकी बातें वो भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगी इसका पार्ट 2, तो उसके साथ आप लोगों का ये जो यूनिट 7 है ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप लोगों का हाफ से भी ज़्यादा पेपर जो है वो अगर इस यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको सही तरीके से आप लोग कवर कर ले तो आप लोगों का हाफ से भी ज़्यादा पेपर जो है वो सही तरीके से कवर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स देखें इन टॉपिक्स को, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इनमें तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।